नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणी से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे भाषा का जो नया विवाद खड़ा हुआ है, जो पहले तमिलनाडु में था और अब महाराष्ट्र में पहुंच गया है, हिंदी को लेकर। यानी तमिलनाडु हो या फिर महाराष्ट्र, इनके लोगों का यह आरोप है कि दरअसल हिंदी को उनके ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है। पहले तमिलनाडु की सरकार ने इस पर जबरदस्त तरीके से विरोध किया और जो त्रिभाषा का सिद्धांत था उसको एक तरीके से न लागू करने की बात की। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आया। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की सरकार ने हिंदी को एक तीसरी भाषा के तौर पर स्कूलों में लागू करने का ऐलान किया, जिस पर वहां के राजनीतिक दलों ने रिएक्ट किया। अब फिलहाल उस फैसले को वापस दे दिया गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की बात करती है और यह मानती है कि हिंदी को पूरे देश की भाषा होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की भी और ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर भी, क्या वो जानबूझकर हिंदी को गैर हिंदी प्रदेशों में लागू करने की कोशिश कर रही है? और अगर कोशिश कर रही है तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? क्या भाषा के आधार पे एक नई फॉल्ट लाइन देश के अंदर क्रिएट हो रही है, जो हिंदी को गैर हिंदी भाषियों से अलग करती है और जो गैर हिंदी भाषी है उनके अंदर असुरक्षा का भाव पैदा करती है? यानी उनके अंदर एक सब नेशनलिज्म का उभार खड़ा करती है जो भाषा पर पूरी तरीके से आधारित है। इसके अर्थ क्या है और इसके क्या कोई खतरनाक अर्थ निकलते हैं, जानेंगे श्रवण जी। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, ये जो पहले तमिलनाडु अब फिर महाराष्ट्र में प्रयोग चल रहा है, मैं इस प्रयोग को जो महाराष्ट्र में चल रहा है वो कावड़ यात्रा प्रयोग कहता हूँ। कावड़ यात्रा प्रयोग ये है कि शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान करना, अल्पकालीन हितों के लिए दीर्घकालीन नुकसान को बर्दाश्त करना, इसको कावड़ यात्रा कहते हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, आपने देखा कि कावड़ यात्रा के मार्ग पर जो आदेश है कि साइन बोर्ड्स ऐसे लगाए जाएं जिससे पता चल सके कि ये जो दुकान है किसकी है, हिंदू की है, मुसलमान की है, अल्पसंख्यक की है, किसकी है, और उसके आधार पर कावड़ यात्री तय करेंगे कि उनका धर्म भ्रष्ट कहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में भी ये भाषा की कावड़ यात्राएं चल रही है। और जैसे अभी एक जो प्रयोग चल रहा है, लोगों से, अल्पसंख्यकों से खास करके राम के नारे लगवाना, जय श्री राम बुलवाना, या जैसे पहलगाम में हुआ था कि जान बचाने के लिए कलमा पढ़वाया गया था, ये महाराष्ट्र में कुछ उसी तरह का चल रहा है जी। खतरनाक चल रहा है, जिसको कह सकते हैं कि दुकानदारों से या लोगों से कह रहा है मराठी बोलो, और अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो फिर उन पर थप्पड़ कूटे जा रहे हैं, हिंसा हो रही है। संघ मौन है इस पूरे मामले में, गडकरी जी भी मौन है, अमित शाह जी भी मौन है। दिल्ली में अभी आपने देखा कि संघ के प्रचारकों की बैठक हुई और इस बारे में कोई चर्चा हुई होगी तो पता नहीं, होती तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बैठक के बाद, 3 दिन की बैठक के बाद,
8 तारीख को आम्बेकर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें कम से कम कुछ तो बताते कि ये जो चल रहा है, ये पूरा मामला फडणवीस साहब ने इसको कहना चाहिए कि बॉल फेंकी उन्होंने, इसको कह सकते हैं कि अ, जिन उन्होंने बोतल से बाहर किया। जैसा आपने कहा, 3 भाषाएं प्राथमिक शालाओं में 1 से 5वीं तक, हिंदी अनिवार्य, अंग्रेजी और एक मराठी, ये कुल मिलाकर उसमें गणित जो बताया गया। और फिर उनको उम्मीद नहीं रही होगी, किसी को नहीं उम्मीद थी महाराष्ट्र में कि ये जो दोनों बंधु हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये एक हो जाएंगे और ये मामला इतना तूल पकड़ लेगा कि जिनको वापस बोतल में भेजना बंद हो जाएगा, मतलब मुश्किल हो जाएगा। फडणवीस साहब ने उसको वापस ले लिया, मतलब उसको उसका अमल रोक दिया कि ये जरूरी नहीं है, और सब कुछ कर लिया, पर वो रुका नहीं, क्योंकि वो जो आंदोलन है वो रुकने के लिए चालू नहीं हुआ है। हमने देखा कि 5 तारीख को विजय दिवस मनाया गया कि भाई देखिए हमारी जीत हो गई, पर वो विजय दिवस से खत्म नहीं हुआ मामला। मंच पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे गले मिले, फोटो में सुप्रिया सुले को नहीं दिखाया गया, जो फोटो जी। जारी हुए वो भी मौजूद थे। देखिए ये पूरा मामला, मैंने जैसा कहा, आपने भी कहा, सब लोग कहते हैं कि ये फडणवीस साहब ने चालू किया। अब फडणवीस साहब को तो आरएसएस ने बनाया है, मतलब वो उन्हीं की रचना है। वैसे भी वो नागपुर के हैं फडणवीस साहब, और गडकरी से 36 का है, वो गडकरी भी नागपुर के हैं। और अब ये जो पोलराइजेशन है, जैसा मैंने कहा कावड़ यात्रा, उत्तर प्रदेश में जो पोलराइजेशन हुआ या हो रहा है, या चुनाव के टाइम पे उसको ज्यादा सक्रिय किया जाता है, वही पोलराइजेशन बॉम्बे में, इरादा ये था कि ये बॉम्बे तक सीमित रहेगा, हिंदी मराठी या मराठी गैर मराठी के बीच में, मतलब महाराष्ट्र में चल रहा है। अब इसकी हिंसक शुरुआत कैसे हुई, मतलब जो मुंबई का एक इलाका है, मीरा रोड, भाईंदर रोड इलाका जो है, वहां पर एक मारवाड़ी दुकानदार से मराठी में बोलने को कहा गया, और वो नहीं बात कर पाए होंगे मराठी में, तो उनको उनके साथ मारपीट हुई, और उसके बाद 7 लोग डिटेन किए गए उस मामले में, और उसका क्या हुआ बाद में पता नहीं चला, अपराध कायम हुआ नहीं हुआ, पूछताछ करके छोड़ दिया। जी। फडणवीस साहब ने कहा कि भाषा के मामले पर या मराठी गैर मराठी मुद्दे पर गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये उन्होंने कहा। अब हुआ क्या, गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि ये जो एमएनएस और मराठी भाषी लोगों के जो समूह हैं बड़े बड़े, उन्होंने धारा 144 या निषेधाज्ञा के बावजूद मीरा भाईंदर में कल बड़ा प्रोटेस्ट मार्च किया, और जबरदस्त किया। वो इतना जबरदस्त था कि जब लोगों को डिटेन करने के लिए पकड़ना पड़ा, तो पुलिस के पास वाहन नहीं थे, तो जो ऑटो रिक्शा थे उनको रोक रोक कर उनमें भरा गया, और एक बैंक्वेट हॉल में इन सबको रखा गया, डिटेन किया गया। सरकार की ओर से, जैसा हमने देखा, नीतीश राणे, नारायण राणे के बेटे, वो आए, प्रकट हुए जब मीरा भाईंदर इलाके में पहली बार हिंसा हुई,
उन्होंने कहा, ठाकरे बंधुओं को चुनौती दी कि वे मुस्लिम इलाकों में जाकर मराठी बुलवाकर दिखाएं, या आमिर खान और जावेद अख्तर से मराठी बुलवाएं, उनको बोलने का कहें। अब आपने ये तो सुना ही होगा, जो हमारे एक सांसद ने अभी बयान दिया है, पटक पटक कर मारेंगे, जो चुनौती दी है उन्होंने ठाकरे बंधुओं को, कि वो अगर उत्तर भारत में आए या इस तरह की बात करें। उनका गुस्सा ये है कि दुबे जी का, कि उत्तर भारतीय लोगों के साथ इस तरह का मराठी गैर मराठी व्यवहार हो रहा है। आशुतोष जी, ये जो आंदोलन है जिसका आपने जिक्र किया, इसके निशाने पर बहुत सारी चीजें हैं, और इसलिए ये आसानी से न तो बंद होगा न खत्म होगा। देखिए, इसका मुख्य जो मामला है वो दो चीजें हैं। उद्धव ठाकरे को जमीन की तलाश है। मतलब आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में जो सफाया हुआ उद्धव की शिवसेना का, तो ये लोग बिना सत्ता के जिंदा नहीं रह सकती, ये पॉलिटिकल पार्टी। और ये जो राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, वो तो आपने देखा विधानसभा में कुछ नहीं मिला उनको, तो उनको भी जमीन की तलाश है। और इन दोनों के बेटे बड़े बड़े हो गए हैं। मतलब अब राजपाट इन लोगों के हाथों में सौंपने की बात है, तो क्या सौंपेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा निशाने पर है इस आंदोलन में, जो देखा जा रहा है, वो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है। अर्बन बॉडीज के जो चुनाव हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से या अदालती आदेश के हिसाब से, मेरे ख्याल से सितंबर तक होने हैं। हमारे दर्शकों को आश्चर्य हो सकता है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो सालाना बजट है आशुतोष जी, वो 75,000 करोड़ रुपए का है। 75,000 करोड़। आपको शायद आश्चर्य होगा कि दिल्ली सरकार का जो बजट है, एनुअल बजट, जो आतिशी ने पिछली बार प्रस्तुत किया था, वो 71-72 हजार करोड़ का ही है। मतलब दिल्ली के बजट से ज्यादा मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट है। और ये जो चीज है जिसको कह रहे हैं 75,000 करोड़ का बजट, मुंबई पर कंट्रोल, ये पूरे के पूरे इसके मूल में है। और अन्य लोकल बॉडीज के चुनाव भी हैं, तो वो तो अपनी जगह है। आप ये मान सकते हैं कि इसका जो मूल उद्देश्य है इस पूरे आंदोलन का, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, वो ये कि इसकी चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। और इसको कह सकते हैं कि ये मराठी भाषियों के आधार पर, तो उनके बहुमत के आधार पर, ये उद्धव और राज ठाकरे मुंबई कॉरपोरेशन पर कब्जा करना चाहते हैं। जी। आपको एक चीज और हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि कांग्रेस ने ये जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है और मराठी एकीकरण समिति का जो आंदोलन है, कांग्रेस उसके साथ नहीं है, पर कांग्रेस उसका विरोध भी नहीं कर रही है। मतलब कांग्रेस मौन है, पर विरोध में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अगर विरोध करती है तो भी खत्म हो जाएगी, और समर्थन नहीं कर सकती क्योंकि राज ठाकरे उसमें हैं।
तो इसका क्या मतलब माना जाए, और शरद पवार की पार्टी पूरी तरह इसके साथ है। इसका उद्देश्य ये है, या फॉल आउट ये है, कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी नाम की जो चीज बनी थी वो अब अस्तित्व में नहीं है, या लोकसभा चुनाव तक उसका कोई महाराष्ट्र में नाम लेवा नहीं बचा है। तो इसलिए इसके जो ये जो चल रहा है उसके कई निशाने पर है, कई चीजें हैं। उद्धव के लिए निशाने पर लेना एकनाथ शिंदे को भी है, शरद पवार के लिए अजीत पवार को निशाने पर लेना जरूरी है, और बीजेपी में जो सबसे बड़ा वर्ग है वो ये देख रहा है, फडणवीस का जो विरोधी गुट है वो ये देख रहा है कि इस समय फडणवीस उलझ गए, क्योंकि ये जो मैंने जैसे कहा कि ये आंदोलन आसानी से जाएगा नहीं। फडणवीस जो हैं वो बहुत संघ का सबसे बड़े विश्वास पात्र नेता फडणवीस को माना जाता है, मतलब जिसको अंग्रेजी में एक डार्क हॉर्स भी कहते हैं, कि जो आगे के लिए संघ ने जिनको बचा के रखा हुआ है। अब आगे का क्या होता है पता नहीं जी। मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र को अगर आप देखें, या बंबई को देखें, या मुंबई को देखें, तो उसकी समृद्धि में जो लोग कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं मुंबई की प्रॉस्पेरिटी में, वो अधिकांश गैर मराठी हैं, गुजराती हैं, मारवाड़ी हैं, बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस हैं। फिल्म इंडस्ट्री तो खैर अब उसकी तो बात आप क्या करें कि उसमें तो सभी लोग हैं, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, और उसमें डोमिनेशन गैर हिंदी भाषियों का है ऊपर के लेवल पर। अगर ये फैलता है पूरा का पूरा मामला, तो इसके असर क्या होंगे, मतलब ये जो मुद्दा है, क्या इसकी ये जो अपने बीजेपी को झुलस जाएगी इस आग में जो पूरे की पूरी जो लगाई गई है या लगी है, या जो अब बुझ नहीं पा रही है। एक जो आपने तमिलनाडु का जिक्र किया अपनी भूमिका में, कि वहां स्टालिन ने किस तरह से विरोध किया, तमाम चीजें, एक सवाल जो पूछा जाना चाहिए वो ये हो सकता है कि ये जो त्रिभाषा का फार्मूला है, ये मणिपुर में, त्रिपुरा में, यूपी में, बिहार में और कश्मीर घाटी में क्यों नहीं लागू किया जाता है। मतलब उत्तर बिहार में चुनाव हो रहे हैं, वहां घोषणा कर दें त्रिभाषा फार्मूला होगा, और बिहार के लोगों को अंग्रेजी और हिंदी के अलावा एक दक्षिण भारत की भाषा भी सीखनी पड़ेगी। कर सकते हैं क्या? या गैर हिंदी भाषा भी सीखनी पड़ेगी, कर सकते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, या उत्तर पूर्व के राज्यों में कर सकते हैं क्या? तो ये एक जो पूरा दिख रहा है पोलराइजेशन, पूरी की पूरी पॉलिटी में जिस तरह से रिस रहा है, और जो प्रयोग जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि कांवड़ यात्रा चल रही है, मूल उद्देश्य तो यही हो सकता है कि पोलराइज कैसे करें, नागरिकों का ध्रुवीकरण सांप्रदायिक आधार पर कैसे करें, और कैसे कम्युनली मार्जिनलाइज करें एक कम्युनिटी को। महाराष्ट्र में भाषा के आधार पर मार्जिनलाइज करने की कोशिश चल रही है, वो सफल नहीं होगी, और उसका बहुत बड़ा नुकसान लॉन्ग टर्म में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। हम इसी नोट पर अपनी बातचीत को खत्म कर सकते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.